हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। और केमिकल काइनेटिक्स के रासायनिक बलगतिकी में हमने रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको अच्छे से भली भांति जाना समझा। अब देखिए, आज का जो क्लास है ना, आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम आज सीखने वाले हैं, मैं टॉपिक पहले गिनवा देता हूँ कि सबसे पहले आज का जो मॉड्यूल है, आज का जो हमारा क्लास है उसके मॉड्यूल में पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण, मतलब रेट इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर उसी दर समीकरण को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एक नई चीज आपके सामने आएगी और वो रहेगी रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक, मतलब रेट कांस्टेंट। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले दर समीकरण पढ़ेंगे, फिर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो दर स्थिरांक है जिसको K से निरूपित किया जाता है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या चीज़ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये किन कारकों पर निर्भर करता है। और अंत में फिर हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब R और दर स्थिरांक मतलब K के बीच में क्या संबंध है और क्या अंतर है। और साथ ही साथ अगर समय और बचेगा तो फिर और टॉपिक को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं हम लोग हमारे आज के पहले टॉपिक से, और वो है दर समीकरण। क्या नाम देंगे हम लोग, दर समीकरण। एक हेडिंग लिख लीजिएगा जिसको हम बोलेंगे दर समीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे रेट इक्वेशन। ठीक है। अब होता क्या है दर समीकरण, इस बात को समझेंगे कि जैसे मान लीजिए आप सबको पता है कि एक होता है अभिकारक और उससे बनता है उत्पाद। हमने पिछले कक्षा में ये बात साफ साफ समझी थी कि जो अभिक्रिया की जो दर होती है ना, स्मॉल आर, वो केवल और केवल अभिकारकों के सांद्रण पे या सक्रिय द्रव्यमान पर ही निर्भर करती है। उत्पाद से उसे कोई लेना देना नहीं है। पूरे चैप्टर में रासायनिक बलगतिकी जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तब आपका पूरा फोकस किस पे रहेगा, अभिकारक पे। उत्पाद का कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल कहानी किस पे चलेगी, अभिकारकों पर। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मान लो इसको मैं ऐसा बोला A + B दो अभिकारक हैं और उससे मेरा बन रहा है C और D। क्लास 11th में आप ये चीज़ पढ़ते थे, तो जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर आएगी वो फिर से ये लोग हैं अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। तो हमने बोला ना कि अभिक्रिया की दर केवल व केवल किस पर निर्भर करती है, तो अभिकारकों पर निर्भर करती है। ठीक। तो यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटता है ना, तब ये आ जाता है K। क्या आ जाता है, K, मतलब एक नियतांक है, कौन, K। R का मतलब आप समझ गए, R क्या है, R है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया की दर। R क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर। एक एक चीज को समझिएगा। और जो K आया है, ये जो K आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या नाम देंगे, रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक या दर नियतांक। तो अभिक्रिया की दर को आपको R से निरूपित करना है और दर स्थिरांक को K से निरूपित करना है। और ये जो समीकरण बना ना, ये जो समीकरण बना, समीकरण का मतलब ही क्या होता है कि कुछ चीजें लेफ्ट में रहे और कुछ चीजें राइट में रहे और बीच में इक्वल का सिंबल है, इसको ही हम लोग बोलेंगे रेट इक्वेशन, दर समीकरण। क्या नाम देंगे, रेट इक्वेशन, दर समीकरण। अब इसी में एक कहानी और मैं ट्विस्ट ले आता हूं। चलिए देखिएगा कि मान लीजिए मेरे पास m मोल A प्लस n मोल B से मेरा कुछ बन रहा होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया में जब आप रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं तब आपको प्रोडक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, सारी कहानी अभिकारकों पे चलनी है। तो यहाँ पर जब आप दर समीकरण बनाएंगे ना, तो आपको पता है जो सामने मोल्स रहता है वो उसकी क्या आता है, घात में आ जाता है। यहाँ B की घात में क्या आ जाएगा, n। ठीक है। कक्षा 11वीं में जब आप रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे तब ये बातें आप जानते ही थे। और जब ये नियतांक हटेगा ना, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाएगा, चिन्ह हटाया जाएगा, तब यहाँ पर नियतांक के रूप में कौन आ जाएगा, K आ जाएगा। तो R का मतलब आप लोग समझ ही गए। फिर से ये एक नया दर समीकरण बन गया। कब, जब अभिकारकों के मोल भिन्न भिन्न हों तब के केस में ये लेना है।
इसमें भी एक और बात जान लीजिएगा दोस्तों कि जो M और N जो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के जो घातों का जो योग आया है ना, उसी को हम लोग नाम देते हैं अभिक्रिया की कोटि, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही चलना है, बट इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम पूरी तरह से अपना फोकस रखेंगे R मतलब अभिक्रिया की दर पर और K मतलब दर स्थिरांक पर। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद हम सीधे सीधे आ जाते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 2, दर समीकरण। आप सबको समझ में आया कि एक दर समीकरण में क्या रहता है, तो अभिक्रिया की दर रहती है, दर स्थिरांक रहता है और साथ ही साथ अभिकारकों का सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान रहता है। ये सारी चीजें मिलकर दर समीकरण बनाती हैं। अब हम आ रहे हैं दोस्तों किस पे, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। हम कहेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारक मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं ना, ठीक है। मैं अभिक्रिया की दर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो हम सबको क्लियर है कि अभिक्रिया की दर जब भी बोले मतलब R की बात हो रही है। बस सीधे एक एक लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा, आप चाहे तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट आता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो केवल और केवल निर्भर करती है अभिकारक के सांद्रण पर। केवल किस पे निर्भर करती है, अभिकारक का सांद्रण या उसी को बोल लीजिए सक्रिय द्रव्यमान। तो पहली लाइन तो यही मिली कि अभिक्रिया की दर केवल और केवल अभिकारकों के सांद्रणों या सक्रिय द्रव्यमानों पर निर्भर करती है, उत्पाद से उसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं लेना देना है, अगर ये सवाल दिमाग में आ रहा होगा तो आप समझिएगा। मान लीजिए टाइम 0 है, मान लीजिए मेरा टाइम 0 है, ठीक है, ये t=0 टाइम पे है। जब अभिक्रिया जस्ट स्टार्ट होने वाली है, कोई भी अभिक्रिया जब स्टार्ट होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ तो दर होगी, कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना, ठीक है। यहां पर अभिकारक होता है जो समय के साथ घटता है, सबको पता है। जब t=0 टाइम पे हो बच्चों, तो अभिक्रिया की कोई ना कोई तो दर है, क्योंकि अभिक्रिया तो स्टार्ट हो गई। पर उस समय उत्पाद क्या है, उत्पाद तो 0 है ना, उत्पाद का तो ऐसे बढ़ता है ग्राफ, तो उत्पाद का तो सांद्रण मिला ही नहीं है, प्रोडक्ट बना ही नहीं है। तो जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तब उत्पाद होता ही नहीं है, तो अभिक्रिया की जो दर है उत्पाद पे निर्भर कैसे करेगी जिसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए अभिक्रिया की जो दर होती है वो केवल अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारकों के ही सांद्रणों पर निर्भर करती है, उत्पादों के सांद्रणों पर निर्भर नहीं करती। और मैंने पहले भी बोल दिया, अगर मैं इसको सांद्रण बोलूं तो भी आपको समझना है मैं सक्रिय द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, ठीक। दूसरा और किस कारक पर निर्भर करती है, तो याद रखिए जो अभिक्रिया की दर है वो ताप पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा अभिक्रिया की दर भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब ताप बढ़ता है तब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब वो एक दूसरे से संघट्ट करेंगे, टकराएंगे तो डिफ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ, बॉन्डिंग कर लेंगे। इसी को तो केमिकल रिएक्शन होना बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा, उतना ज़्यादा संघट्ट, और जितना ज़्यादा संघट्ट रासायनिक अभिक्रिया उतनी तीव्र तो हो रही है। इसलिए अभिक्रिया की दर ताप के क्या होगी, समानुपाती होगी। आप लोग इसको अपने शब्दों में लिख लेना, मैं बस एक एक लाइन में बस बताते जा रहा हूँ, ठीक। तीसरा पॉइंट याद रखना कि जो अभिक्रिया की दर है ये निर्भर करेगी अभिकारक के सांद्रता तो हो गया है, उत्प्रेरक की उपस्थिति पे, ठीक है। किस पे निर्भर करेगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति पे। कैसे करेगी, तो याद रखिए उत्प्रेरक, इसको हम लोग सतह रसायन जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है ना उसमें कैटलिस्ट करके अलग से आपको पूरा एक टॉपिक पढ़ना है। अभी बस समझते हैं कि उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो याद रखिए बच्चों, जो उत्प्रेरक होते हैं ना
वो जाके अभिकारकों से जुड़ जाते हैं। अब जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सतह का जो क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, उसमें वृद्धि हो जाती है। सरफेस एरिया में जैसे ही वृद्धि होगी उसकी सक्रियण ऊर्जा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो घट जाती है। और अगर सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, अगर वो घट गई है तो हम जल्दी से अभिक्रिया कर पाएंगे, मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ गई। और अगर सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा आएगा, मतलब समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, तो वो अभिक्रिया जल्दी से नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कागज़ को जलाना है तो कागज़ की सक्रियण ऊर्जा हो सकती है कम है, तुरंत आग पकड़ लेता है। एक गीली लकड़ी को जलाना है तो हो सकता है उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, समय लगेगा अभिक्रिया को होने में। अगर मैं आग लगना एक अभिक्रिया मानता हूँ तो, ठीक है। तो यही बात है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, उससे सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब ये उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होंगे, धनात्मक वाले और ऋणात्मक वाले। जो धनात्मक उत्प्रेरक होंगे वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होंगे वो घटाएंगे। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये सब मैंने पहले ही बोला, सतह रसायन के चैप्टर में हमको अलग से डिटेल में इसको पढ़ना ही है। चौथा फैक्टर याद रखना बच्चों कि जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? अभिकारक की प्रकृति पर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करती है। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक की जो बॉन्डिंग है, कैसा बॉन्ड बना है। अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग है तो स्वाभाविक सी बात है उसको टूटने में समय लगेगा, और टूटने में समय लगेगा मतलब रिएक्शन के स्टार्ट होने में भी समय लगेगा, अभिक्रिया की दर घट जाएगी, अभिक्रिया मंद हो जाएगी। मगर अगर अभिकारक का बंध दुर्बल है तो आप समझ पाए तुरंत बॉन्ड टूटेगा, रासायनिक अभिक्रिया तुरंत रफ्तार पकड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा, तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अभिकारकों की प्रकृति पर भी अभिक्रिया की दर स्वाभाविक तौर पर निर्भर करती है। और पांचवा पॉइंट रहेगा, जो अभिक्रिया की दर है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। और उसके कैसी आती है? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती आती है, मतलब जब जब सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। आप खुद समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बड़ा सा नमक का एक पत्थर टाइप का ढेला ले लिया हूँ, और दूसरी जगह पे मैं क्या किया हूँ, नमक को पूरा पीस के फैला दिया हूँ। अब मैं बोलता हूँ मैं सेम टेम्परेचर दोनों को देता हूँ, कौन जल्दी मेल्ट होगा? तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि सर वो जो फैला हुआ है वो जल्दी मेल्ट होगा। कारण क्या है? क्योंकि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो सतह का क्षेत्रफल है, जो ऊष्मा से संपर्क में आ रहा है, वो ज़्यादा है, इसलिए उसकी अभिक्रिया की दर भी ज़्यादा है और वो जल्दी मेल्ट होगा। पर ये जो नमक का ढेला था, ठीक है, ढेला मतलब ऐसे चला के मारने से मुंडी फूटता है वैसा नहीं, ठीक है, जो नमक का ढेला था उसका कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? कम है, इसलिए अभिक्रिया को होने में ज़्यादा समय लगेगा, उसकी दर क्या होगी? मंद होगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, मैंने इसे शॉर्टकट में बता दिया है, आपको इसको एग्जाम में अगर आता है तो थोड़ा वर्ड में एक्सप्लेन करना है, हालांकि सबके पीछे का रीज़न मैंने बताया है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है अभिक्रिया की दर को तो आपने समझा, अब याद रखिएगा अभिक्रिया की दर की इकाई, इसको नोट करके लिख लीजिएगा ना कहीं पर अलग से। अभिक्रिया की जो दर की इकाई है ये याद रखिएगा, आप सबने पढ़ा है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो वास्तव में क्या होती है? अभिकारकों के सांद्रणों में कमी समय के सापेक्ष या उत्पादों के सांद्रण में वृद्धि। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है पिछले क्लास में। तो अगर मैं इसकी इकाई का सूत्र बनाऊं तो ये सांद्रण है, ये सक्रिय द्रव्यमान है, तो इसका क्या आता है? मोल प्रति लीटर। और नीचे क्या है? टाइम, तो टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो अभिक्रिया की दर की इकाई, अभिक्रिया की इकाई लिख दिया हूं मैंने। अभिक्रिया के दर की अगर इकाई पूछा जाए क्या आएगा, तो अब आप समझ पा रहे हैं, इसकी इकाई होगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक, पिछले लेक्चर में भी हमने इसको कवर भी किया था कि अभिक्रिया की दर की इकाई हमेशा नियत रहती है, और वो क्या रहती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब ये अभिक्रिया की दर की इकाई तो हो गई,
चलिए, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी इकाई, सारी बातों को हमने जान लिया। हम अब आ जाते हैं हमारे दर स्थिरांक पर। नया टॉपिक लिख लीजिए, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग को किससे रिप्रेजेंट करना है? रेट कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। शॉर्टकट में मैंने कांस्टेंट लिख दिया है, के से निरूपित करेंगे। होता क्या है, तो अभी आपने देखा कि जब आपने रासायनिक समीकरण, दर समीकरण को लिखा था ना, तो ये चीजें आई थी। यहां पर क्या आया था? ये क्या है? हमारा दर समीकरण, रेट इक्वेशन। अगर मान लीजिए मेरा n मोल r से कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो यहाँ पावर में क्या डाल देंगे? n डाल देंगे। अब ध्यान से समझिएगा बात को, जो दर समीकरण है ना, ये अपने आप में क्या है? सॉरी, जो दर स्थिरांक है, ये अपने आप में एक नियतांक है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। जो किस पर निर्भर करेगी? तो केवल ताप पर। जैसे आप लोग क्लास 11th में भी रासायनिक साम्यावस्था या आयनिक साम्यावस्था पढ़ रहे थे, वहाँ भी केपी केसी करके आता था, और वो केवल एक ही भौतिक कारक पे, एक ही फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता था, और वो था केवल टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा वो और किसी भी फिजिकल पैरामीटर, जैसे सांद्रता हो गया, या सक्रिय द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, इन सब पे निर्भर नहीं करेगा। कौन? के, दर स्थिरांक, क्योंकि उसका नाम ही स्थिरांक है। वो केवल एक ही चीज पे निर्भर करता है, और वो चीज है केवल टेम्परेचर। मतलब जो दर स्थिरांक है वो केवल ताप का फलन होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दर स्थिरांक से रिलेटेड कुछ बातें और ले रहे हैं कि भैया जो दर स्थिरांक है, ये बात तो हमने सब लोग समझ पाए कि दर स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक सांद्रता या किसकी सांद्रता? अभिकारक की। ठीक है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। केवल एक फिजिकल पैरामीटर पर निर्भर करता है, और वो है केवल ताप। ताप का मान जब भी बढ़ेगा, दर स्थिरांक का मान बढ़ेगा। याद रखिए, ये दर स्थिरांक है। जब आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे ना, तो वहां साम्य स्थिरांक आता था, और साम्य स्थिरांक का मान ना ताप के बढ़ने से बढ़ता भी था, घटता भी था। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ताप बढ़ने से साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता था, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक घटता था। बट जब बात दर स्थिरांक की होगी, तो आपको क्लियर रहना होगा कि यहाँ पर ताप बढ़ाने से दर स्थिरांक का मान लगातार बढ़ेगा, कभी घटने का सवाल नहीं। क्लियर रहेगा? बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आपसे क्लियर होना चाहिए कि आपसे दर स्थिरांक पूछ रहा जा रहा है कि आपसे साम्य स्थिरांक पे बात हो रही है। समझ में आया? ठीक है, ये तो ताप के साथ हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा चीज और याद रखिएगा कि जो के है उसकी इकाई अगर मैं देखूं, के की इकाई मतलब दर स्थिरांक की इकाई, तो ये निर्भर करता है के की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया की कोटि पर। कैसे करता है? तो इस चीज को चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि के की इकाई, याद रखना, हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। जो अभिक्रिया की दर थी उसकी इकाई तो फिक्स थी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, पर जो के है इसकी इकाई बार बार बदलेगी। कैसे बदलेगी? तो यहीं से आप लोग देखिए कि मेरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो के क्या आ रहा है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं आर, और डिवाइडेड बाई अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रण की पावर में क्या आ रहा है? एन, जहां एन क्या होती है? एन होती है अभिक्रिया की कोटि। चलिए, ये तीनों पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया होगा ना बच्चों, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं, मुझे जरूरत है स्पेस की, ताकि मैं इस पॉइंट को समझाऊं कि किस तरीके से जो के है, दर स्थिरांक है, वो उसकी इकाई बदलते रहेगी अभिक्रिया की कोटि के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहला केस ले लूँ, अगर मान लीजिए मैं एन की वैल्यू 0 बोल दिया, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शून्य कोटि अभिक्रिया की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तब आप समझिए कि क्या हो जाएगा? आर, और नीचे आर की पावर में 0 रख दिया, एन की जगह पे क्या लगाया? 0। इसका यूनिट सबको क्लियर है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। और नीचे में आइएगा तो नीचे कंसंट्रेशन को आप लोग किस में लेते हो भैया? मोल पर लीटर में लेते हो। ये मोल पर लीटर हो गया, कि पावर में क्या लग गया? 0।
आप सबको पता है किसी भी संख्या की घात में अगर शून्य आता है ना तो वो संख्या क्या हो जाती है, 1। क्या हो जाती है, 1। तो यहाँ से के का नया यूनिट बन गया, क्या बना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आया। पर यहीं पे मान लीजिए मैं दूसरा केस लूँ, अगर मैंने n का मान 1 ले लिया, मतलब मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आप बोलेंगे कि K इक्वल टू क्या आया, R अपॉन अभिकारक की सांद्रण की घात में कितना रखना, 1, क्योंकि यहाँ n का मान अब क्या रखा रहा है, 1 रखा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये तो हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे आ रहा है हमारा मोल पर लीटर की पावर में क्या आया, 1, क्योंकि सांद्रता की इकाई होती है ना मोल प्रति लीटर। तो आप देखेंगे ये मोल मोल कैंसल, पर लीटर कैंसल। तो यहाँ पर जो के का फाइनल यूनिट आया वो केवल क्या आया, प्रति सेकेंड आया। किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो आप देख पा रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और। यही तो झोल है के का, इसीलिए इस पे तो सवाल बनते हैं। ऐसे ही अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 2 मान ली, तीसरा केस हमारा n की वैल्यू जैसे ही 2 मानी तो मैं समझ गया कौन सी कोटि अभिक्रिया है, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, द्वितीय कोटि अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की अब बात होने लगी। तो यहाँ पर जो k है वो हो जाएगा r, नीचे आ जाएगा r की पावर n। r का यूनिट सबको पता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे आएगा मोल पर लीटर की पावर में 2, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे आपने 2 रख दिया, द्वितीय कोटि थी ना। तो सॉल्व कीजिएगा, देखिए तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, नीचे ध्यान दोगे तो ये हो गया मोल का स्क्वायर और लीटर की पावर में -2। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो फाइनली आपको देखो ऊपर में मोल की घात में यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ नीचे 2 है, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल की घात में -1, लीटर की पावर में यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, ये -2 ऊपर जाके +2 होगा। -1 +2 सॉल्व होने से लीटर की पावर में क्या आ गया, +1, और बगल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रति सेकेंड। तो आप समझ पा रहे हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए फिर से चीज़ें बदल गई। शून्य ऑर्डर में मोल की घात धनात्मक है, लीटर की ऋणात्मक है, पर द्वितीय कोटि में मोल की घात में ऋणात्मक है, लीटर की घात में धनात्मक है। तो जो के की इकाई है वो बार बार परिवर्तित होती है कोटि के अनुसार, अभिक्रिया की कोटि के अनुसार। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में टेंशन आ रहा होगा कि सर ये तो बार बार बदलेगा तो क्या हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो चलो मैं इसका बहुत नायाब सा आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, इसके द्वारा आप हमेशा से याद रख पाओगे। ठीक है, क्या करना, चलिए पहले तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट ही कर लो। अब देखो ट्रिक, के का यूनिट हम लोग कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको अभी मैं नहीं मिटा रहा हूं, बस यहां पर आप देखिएगा कि ये मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, मेरी अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, और ये के की इकाई है। कैसे जनरेट करना है ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्या है, मेरी के की इकाई है। अगर मान लीजिए मेरी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, n की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, n की वैल्यू 0। आपको क्या करना है, जिस भी कोटि अभिक्रिया के लिए बात करें, आप एक काम करना, उसमें एक कम करना और उसको लीटर की घात में डाल देना। तो भैया 0 में एक कम किया तो क्या आया, -1, उसको मैंने कहाँ लगा दिया, लीटर की पावर में। जो लीटर की घात में संख्या आती है ना, मोल की घात में भी वही संख्या आती है, बस उनके चिन्ह अलग अलग रहेंगे, एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक। तो अभी लीटर की पावर में -1 आया है बच्चों, इसलिए मोल की पावर में क्या आएगा, +1, और बगल में आप लगा दो हमेशा सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड। बात समझ में आया। चलो एक बार और करते हैं। मान लो मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया लिया, तो n की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो जो भी कोटि अभिक्रिया बोलेगा उसमें से एक कम करो। तो 1 में 1 कम हो गया, क्या हो गया, 0, तो लीटर की पावर में उसको रख दो। जो नंबर लीटर की पावर में आया है, मोल की पावर में भी वही नंबर रखो, और बगल में क्या डालो, पर सेकेंड। तो जब ये पूरा सॉल्व होगा तो हमें केवल क्या मिलेगा, प्रति सेकेंड। प्रथम कोटि के लिए क्या आ गया, प्रति सेकेंड। समझ में आ रही बातें। ऐसे ही बच्चों अगर मैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए बात करूं तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आप एक काम करो ना, आप पहले इसमें से एक कम करो। तो जैसे ही आप इसमें से एक कम किए, उस आया आपका क्या, 1, उसको आप कहाँ रखोगे, लीटर की घात में।
अब लीटर की घात में जो रखाया है मोल की घात में वही नंबर रखना, बस चिन्ह बदल देना। यहाँ +1 आया है तो इस बार यहाँ पर क्या आएगा -1, और बगल में क्या चल रहा है प्रति सेकंड, देखो यही आया है कि नहीं आया है। समझ में आया कितना आसान है ये ट्रिक। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर मैं तृतीय कोटि अभिक्रिया की बात करता तो अब आप लोग रिप्लाई कीजिए तुरंत। क्या करते हैं, लीटर की पावर में 2 एक कम करके, तो मोल की पावर में -2 और बगल में क्या है पर सेकेंड हर बार। तो इस तरीके से अगर आप लोग को अभिक्रिया की कोटि पता हो तो आप 1 सेकंड में अभी जो k है दर स्थिरांक, इसकी इकाई आप लोग तुरंत बता सकते हैं। या इसी को उल्टा भी किया जा सकता है, अगर हमें दर स्थिरांक की इकाई पता है तो अभिक्रिया की कोटि भी बता सकते हैं। करना क्या, लीटर की घात में जो भी है ना उसमें 1 बढ़ा देना, इस बार उल्टा काम करना है। यहाँ 2 दिख रहा है लीटर की घात में, 1 बढ़ा दो, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। यहाँ लीटर की घात में कुछ नहीं दिख रहा है, 0 दिख रहा है, कुछ नहीं मतलब 0, तो 1 बढ़ा दो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ लीटर की घात में -1 दिख रहा है तो आप समझ गए कि क्या करना है, 1 बढ़ाना है, तो -1 + 1 शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अगर कोटि पता हो किस कोटि की अभिक्रिया है तो आप k की इकाई ला सकते हैं, k की इकाई पता हो तो आप अभिक्रिया की कोटि भी ला सकते हैं। इनके बीच में ये संबंध रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे, हमने अभिक्रिया की दर क्या है समझा और दर स्थिरांक क्या है उसको भी जाना। अब इनके बीच में हम लोग थोड़ा सा संबंध या अंतर ला लेते हैं, तो नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक के मध्य आप 3 अंतर लिखिए, तो तैयार रहना। चलिए बच्चों, तो ये सारी चीज़ों को हमने पहले से पढ़ रखा है, इसलिए मैंने सीधे सीधे पहले से चीज़ों को लिख रखा है क्योंकि कुछ नया नहीं है इसमें। देखिए ये अभिक्रिया की दर है और ये है दर स्थिरांक के, क्या क्या इसमें अंतर है या क्या क्या समानता है। तो याद रखिए कि जो अभिक्रिया की दर है वो समय के साथ अभिकारकों के विलुप्त होने की दर, मतलब अभिकारक समय के साथ क्या होगा घटेगा, इसलिए क्या आता है सामने माइनस, या उत्पादों के उत्पन्न होने की दर है। ठीक है, कौन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। पर जो दर स्थिरांक होता है वो आपने पढ़ा अभी अभी कि दर स्थिरांक का सृजन उत्पन्न कहाँ से हुआ था, तो दर समीकरण, अभिक्रिया की दर समीकरण से, रेट इक्वेशन से। तो यह दर समीकरण में उपस्थित समानुपाती नियतांक होता है। आपने पढ़ा था ना दर समीकरण कि जब ये आप प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते थे तब यहाँ पर रेट कांस्टेंट मतलब दर स्थिरांक का जन्म होता था। तो हमेशा ये कहाँ से मिलता है, तो रेट इक्वेशन, दर समीकरण से ही तो मिलता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। सबको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर केवल अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, उत्पादों के सांद्रण से उसको कोई लेना देना नहीं है। पर जब बात करेंगे हम दर समीकरण की, दर स्थिरांक की, तो भैया दर स्थिरांक अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इनफैक्ट ये किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, केवल एक को छोड़कर, और वो है कौन, तापमान। केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अदरवाइज ना तो सांद्रता पर करेगा, ना आयतन पे करेगा, ना दाब पे करेगा, किसी पे नहीं करेगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर आती है उसकी जो इकाई है वो हमेशा फिक्स रहती है और वो आती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। पर जो के है, ठीक है, दर स्थिरांक जिसको हम क्या बोलते थे के, इसकी इकाई आप सबने अभी अभी देखा कि अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती थी। अलग अलग कोटि अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की इकाई भी अलग अलग आती है। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक और उनसे रिलेटेड अंतर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।